चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की चैप्टर नंबर कौन सा चलेगा भैया आज? चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल को लेकर स्टार्ट करने वाला, ठीक है ना। समाकलन कह सकते हो या इसे प्रति अवकलन भी कहा जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसको कैलकुलस कहा जाता है। कैलकुलस को हिंदी में कहते हैं कलन, और कलन में दो चैप्टर आता है, एक अवकलन आता है और एक क्या आता है, समाकलन, ठीक है ना। आप लोगों ने कलन का नाम सुना होगा, पहले कलन की एक बुक चलती थी, कैलकुलस की एक बुक चलती थी, है ना। कैलकुलस में दो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। पहला आपका क्या है, अवकलन, और दूसरा क्या पढ़ना होगा, समाकलन। कैलकुलस में दो चीजें पढ़नी होंगी, एक आपका डिफरेंशिएशन होगा और एक आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग ये चीजें कहीं न कहीं आपके फर्स्ट वाले मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, जिसपे चैप्टर नंबर 5 और 6 को खास करके अधिक मात्रा में क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं। समाकलन में भी आपको चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 तीन चैप्टर ऐसे हैं जो इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पढ़ने वाली है, ठीक है ना। अब आपको ये समझना होगा कि समाकलन जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, समाकलन में दो चीजें हैं, एक आपको पढ़ना होगा, एक होगा आपका निश्चित समाकलन होगा, एक अनिश्चित समाकलन होगा। जो अनिश्चित समाकलन है वो आपको 7.1 से लेकर 7.7 तक पढ़ना होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। समझ लीजिए आप क्या समाकलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। समाकलन में दो चीजें हैं, एक आपका बनेगा भैया क्या, अनिश्चित, एक अनिश्चित समाकलन होता है और एक क्या होता है, निश्चित समाकलन होता है। एक निश्चित समाकलन होगा, एक अनिश्चित, एक आपका फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये चीजें जो है वो हमें 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कहां तक पढ़ना होगा, 7 पॉइंट मान लीजिए 8 या 7 तक पढ़ना होगा। और आपका जो ये चीजें मिलेगा, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन वाला साइन पढ़ेंगे, वो जिसमें लोअर अपर होता है और लोअर लिमिट अपर लिमिट करके, वो पढ़ना होगा। मैं 7 पॉइंट कह लीजिए कि 8 से स्टार्ट होगा और 7 पॉइंट आपका मान लीजिए 11 तक जाएगा, क्योंकि टोटल एक्सरसाइज आपको कितने 7.11 तक है कि नहीं। 7 पॉइंट, हाँ मान लीजिए कटा होगा, वो अलग चीजें हैं, लेकिन 7 पॉइंट आपको 11 या 10 तक मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको ये समझना है क्या कि मैंने कहा ना कि आपको क्या ये जो समाकलन है वो चैप्टर नंबर कौन से मिलेगा, 7 तो पढ़ ही रहे हैं, 8 में भी, जिसमें हमको लोग एरिया फाइंड करने की बात आएगी, किसी वक्र का हमको अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। हाँ, एप्लीकेशन जो होगा वो एप्लीकेशन भी चैप्टर नंबर 8 यहाँ भी समाकलन यूज होने वाला हो, और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 करके मिलेगा, ठीक है ना, अवकल समीकरण इसको कहा जाता है, वहां भी आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, खूब बढ़िया ढंग से समझते हैं कि हम लोग समाकलन क्या चीजें हैं। समाकलन अवकलन दोनों आप कह सकते हो कि दोनों सगे भाई है, कह सकते हो, है ना। चलिए, तो समाकलन में सबसे पहले हम समझते हैं क्या है। मैंने आपसे एक दिन समझाया था क्या, कि अवकलन यदि आप पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, अवकलन का जस्ट अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो समाकलन हो जाता है। समाकलन की परिभाषा भी इस प्रकार आप बता सकते हो क्या, अवकलन के व्युत्क्रम को कह सकते हो, या प्रति अवकलन को समाकलन कहा जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता था, क्या था, कोई फंक्शन हमारे पास था, यदि हमारे पास कोई फंक्शन था तो उस फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता था तो एफ डैश एक्स होता था क्या, ये हमारा डिफरेंशिएशन है हमारे पास, मतलब अवकलन किया जा चुका है। अब इस अवकलन से पुनः यहां तक आना, वो मेरा क्या कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समाकलन। अब यहां से यहां तक जाना, ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास जो हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, अवकलन मेथड है, इसको हम अवकलज कह सकते हैं। लेकिन यहां जब उल्टा जाएंगे तो प्रति अवकलज होगा, अब प्रति अवकलज को ही क्या कहेंगे आप, समाकलन। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये हमारे पास फंक्शन है, यहां से यहां तक ये लाना हमारा अवकलज होता है, ये पूरी प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, हाँ, अब ये से ये फंक्शन, हमारे इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने पर ये चीज मिला ना, तो ये हमारे पास एक अवकलज प्रक्रिया बनी, या अवकलज हुआ, ये पूरी प्रक्रिया को अवकलन में कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मैंने कहा, ये हमें अगर अवकलन प्राप्त हो चुका है फंक्शन का, पुनः मतलब उल्टा जाना, अगर ये चीज लाएंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, प्रति अवकलन, जिसे हम लोग समाकलन का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, हमने उस फंक्शन का डी अपॉन डी एक्स किया,
मान लीजिए मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स का किया तो हमारे पास एफ डैश एक्स मिला। क्या मिला? एफ डैश एक्स मिला। अब ये dx अगर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास बचेगा d और एफ ऑफ एक्स मिलेगा और ये हमारे पास एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स और इनटू dx मिल जाएगा। अब ये d हमारे पास जब इस तरफ आएगा तो हमारे पास साइन लग जाएगा, जिसको बोलेंगे क्या, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इनटू dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारा ये समय ये बन रहा क्या, ये समाकलन बन गया। क्या बन गया? समाकलन। अब इसमें हम लोग समझेंगे शुरुआत से कि इसके शुरुआती फार्मूले क्या चीजें हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि आपके जीवन में, दैनिक जीवन में समाकलन का उपयोग कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे आप? आप खासकर लोग ये बता दिया जाता है कि समाकलन का उपयोग किसी भी, अगर हमारे पास कोई कर्व हो, कोई वक्र हो, कोई हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी कोई आकृति हो, उसकी एरिया को फाइंड करने लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन मिल पा रहा है, ये एक्स है कि क्या है, वाई एक्स है। मान लीजिए मैंने इस प्रकार से फिगर बना दी और मैंने आपसे कहा कि यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, इसकी एरिया फाइंड करनी है। बताइए कैसे एरिया फाइंड करेंगे आप? तो कौन सी आकृति बन रही, क्लियर कर पाओगे आप कि सर ये कौन सी आकृति बन रही, बताइए आप। ये कौन सी आकृति बन रही है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। न तो आयत बन पा रहे हैं तो वर्ग, क्योंकि ऊपर टेढ़ी मेढ़ी बन जा रही। तो यहाँ इनका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, समाकलन का उपयोग करेंगे। उसके लिए करना क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में कि हमारे पास एक छोटा सा एक अल्पांश भाग क्या करना होगा, एक छोटा सा आयत बनाना होगा। ये हमारे पास अगर यक्स दूरी है तो इसका छोटा सा दूरी ले तो हमारे पास ये dx हुआ। ये हमारे पास लंबाई क्या बना, y बना। तो हमने कहा एक छोटा सा आयत बना गया, कल्पांश भाग बना। तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लोग इंटीग्रेशन उसको यूज करते हैं, तुम्हारे पास होगा क्या, a इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान हमारे पास मान लीजिए क्या है, सपोज कर रहे हैं लंबाई का मान हमारे पास y है और चौड़ाई कितना है, x रहा। अब ये देखना होगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना है। अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है तो इसकी वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ x बराबर अगर a लिया है, यहाँ x बराबर क्या है b, तो हमारे पास लोअर लिमिट a होगा, अपर लिमिट b। मतलब ये बताता है कहाँ से लेकर कहाँ तक एरिया फाइंड कर ले आप लोग, है ना, समझ रहे हैं। तो इसके बाद इसको सॉल्व करने पर जो मिलेगा, लोअर अपर लिमिट की वैल्यू रखने पर इसकी टोटल एरिया मिल जाएगी आपको। यानी मैं ये कह सकता हूँ समाकलन का उपयोग कहाँ होता है, तो बताएंगे सर समाकलन का उपयोग किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए या किसी पृष्ठ का पृष्ठीय भाग निकालने के लिए, है ना, हम लोग समाकलन जैसे चैप्टर का या समाकलन का वहां हम लोग उपयोग पड़ता है या कल इसकी आवश्यकता वहां पड़ती है। ठीक है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए ये चीजें क्लियर हो जाएगा कब, चैप्टर नंबर 8 में हम लोग यही चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए। अच्छा एक चीज और है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन में अगर वृद्धि लाना हो, वृद्धि लाना मतलब क्या, उसको अगर बड़ा दिखाना तो उसका समाकलन कर देंगे। लेकिन अगर उस फंक्शन का अगर उसको छोटा बनाना है तो छोटा बनाने के लिए अवकलन कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर y इक्वल टू हमें लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हो, ठीक है ना। आप बोलो किसका अवकलन कर दीजिए, तो बोलेंगे सर इसका तो अवकलन आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या मिलेगा, केवल 2x मिलेगा। मतलब छोटा बना कि नहीं बना, बनाना। अगर इसी का समाकलन अगर मैं कर देता हूँ तो इनका समाकलन होगा एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 3/3 हो जाएगा और प्लस आपका 4x मिल जाएगा प्लस c। तो इतना मिल रहा है, मतलब बड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बड़ा मिल रहा है। तो बड़ा मिल रहा है मतलब ये हमारा क्या रहा, ये न्यूनतम दर्शा रहा है, ये क्या है, उच्चतम दर्शा रहा है। तो उच्चतम जो दर्शाएगा वो हमारा क्या बन जाता है, वो इंटीग्रेशन बनता है। लेकिन जो न्यूनतम दर्शाएगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन दर्शा, है ना। ठीक, बदलने का मतलब ये कार्य नहीं कर रहा है। और इसमें अगर फार्मूले की बात करेंगे तो आप लोग अवकलन के फार्मूले को पढ़े होंगे। जैसे सबसे पहला अवकलन का फार्मूला क्या होता है, राम प्रकाश बता सकते हो? सी फॉर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक, इसके बाद मान लीजिए सेकंड वाला फार्मूला क्या बनता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1। सेकंड या थर्ड होगा डी अपॉन डी एक्स, मान लीजिए मैं क्या लेना चाहूँ, चलो एक्सपोनेंशियल लेते हैं, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स बनेगा। डी अपॉन डी एक्स अगर मान लीजिए ए पावर एक्स कर रहे हैं तो हमारे पास ए पावर एक्स लॉग ई ए हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स अगर हमारे पास 1 अपॉन एक्स लिखा जाए तो क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। डी अपॉन डी एक्स हमारे पास अगर लॉग एक्स मिले तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स मान लीजिए और कुछ बन रहा है हमारे पास,
वो तो है ही, वो तो हमारे पास बन ही पा रहा, मैं अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ अभी। कौन सा बताइए? अच्छा, रूट एक्स की बात कर रहे हैं, और डी अपॉन डी एक्स, चलिए रूट एक्स की बात कर लीजिए, तो रूट एक्स का हमारे पास क्या बनेगा? 1/2 रूट एक्स, ऐसा दर्शा सकते हैं। अब यही चीज देखो समाकलन में कर रहे हैं। समाकलन में जस्ट क्या होगा, अगर उल्टा इसी का, कि अगर मैं डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स कर इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ अगर सी की बात करना चाहूँ, तो इसका जो मान होगा, इसका जो अवकलन होगा, इसका तो जीरो हो जाता है ना। अगर कांस्टेंट का जीरो होता है तो मतलब जीरो का क्या होगा, ये पकड़ो सीधा सीधा। अगर कांस्टेंट का अवकलन जीरो हो जाता है तो जीरो का समाकलन क्या होगा? तो जीरो का समाकलन हमेशा क्या मिलेगा हमको? क्या बोलेगा? एक्स कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? कांस्टेंट मिलेगा, है ना? कि अगर हमारे पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो मिला, अब जीरो का समाकलन कर देंगे तो क्या मिलेगा? जीरो का समाकलन हमारे पास क्या मिलेगा? कांस्टेंट नंबर। मतलब आपको ये समझना है क्या, कि अगर हमारे पास यहाँ जीरो का स्थान, मान लीजिए कि अगर केवल यहाँ dx ओनली फॉर लिखा हो, तब क्या करेंगे आप समझिए कि हमारे पास यहाँ dx के पहले कुछ न कुछ छुपा है, मान लीजिए गुणांक 1 छुपा है, तो इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा जानते हो? यहाँ हमारे पास अगर 1 छुपा हो तो हम ये देखेंगे किसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। अगर x के सापेक्ष करें, x सापेक्ष 1 का जो हमारे पास समाकलन होगा वो क्या होगा? x प्लस सी, सी फॉर कांस्टेंट ऐड होता है आपके समाकलन कैसे रूल में, क्योंकि अनिश्चित समाकलन में सी ऐड होता है, लेकिन निश्चित समाकलन में सी ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो निश्चित समाकलन हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर मिलता ही है, इसलिए सी नहीं ऐड होता। इसके बाद फार्मूला क्या बन सकता है? इंटीग्रेशन अगर x पर n की बात करें इनटू dx, इनका फार्मूला का x पर n प्लस वन अपॉन क्या मिल जाएगा? n प्लस वन प्लस सी ऐड कर लो। ए हाँ, 8 में भी है, उसके बाद 7.8 से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए इंटीग्रेशन बस इसी का उल्टा आ जाओ, e पावर x करेंगे तो d अपॉन डी एक्स हमारे पास, अगर वहाँ e पावर x का e पावर x था, तो इंटीग्रेशन यहाँ e पावर x का क्या मिलेगा? dx, e पावर x होगा। इंटीग्रेशन मान लीजिए हमारे पास यहाँ, अगर वहाँ इंटीग्रेशन था हमारे पास, यहाँ कुछ ऐसा बन, इसका क्या बनेगा? log x बनेगा। ठीक, अब यहाँ माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो इतना हमारे पास मिलेगा। ये लीजिए, ये हो गया। ये लीजिए आप, अगर ए पावर एक्स का अगर हम इसको पक्षांतर कर दें, वहां तरफ चला जाए, तो ए पावर एक्स का होगा, ए पावर एक्स का जो समाकलन होगा वो होगा ए पावर एक्स अपॉन में लॉग ए हो जाएगा, प्लस ही सब में ऐड कर दीजिएगा। ठीक, क्लियर। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी लिखवा देते हैं अभी, ये नोट कर लो, फटाक से मिटा दे। नोट करो फटाक से। अब देखिए इसके बाद करना क्या है, मैं त्रिकोणमिति फलन पर थोड़ा चर्चा करूंगा, उसके फार्मूले को लेकर मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करना चाहूँ, आप लोग पढ़े भी हैं इस सारी चीजें, अवकलन में पढ़ा चुके हैं, कि अगर डिवाइड एक्स साइन एक्स की बात करना चाहूँ, साइन एक्स क्या होगा भैया बताइए? कॉस एक्स हो जा रहा है, और कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स का साइन कॉस के बाद टेन आ जाओ, टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। इसके बाद सेक का ले लो आप, तो होगा क्या? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है। डी अपॉन डी एक्स मान लीजिए टेन हो गया, सेक हो गया, कॉट ले लीजिए, कॉट एक्स का क्या होता है जी? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। कोसेक कब ले लीजिए आप, तो कोसेक का क्या होता है? माइनस कॉट इंटू कोसेक एक्स हो जाता है। अभी देखो, अभी किन किन का ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है, जैसे टेन एक्स का कहीं लिखा है? लिखा है ना? लिखा कि नहीं? टेन एक्स का अवकलन होता है। अभी समाकलन देखो कैसे करेंगे, मिटा दूं ना, देखो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? घर पे जाकर के एक बार वीडियो चेक कर लेना, फिर देख लेना, उसे नोट कर लेना। चलिए, अब इंटीग्रेशन की बात करना चाहूँ, देखो ध्यान से, उल्टा कास एक्स का क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हो? कास एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा?
साइन एक्स होगा। यहाँ हमारे पास ये माइनस को हम क्या करें, उस तरफ कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स की बात करना चाहूँ, तो साइन एक्स से करूंगा माइनस उस तरफ जाएगा, माइनस ही होगा, तो हमारे पास माइनस कॉस एक्स हो गया। अब आ जाओ सेक का कर लो आप, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, नहीं भैया डी एक्स यहाँ लगा नहीं क्या। अब देखिए सेक एक्स का क्या हो जाएगा बोलो, tan एक्स हो जाएगा। हाँ सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स हो जाएगा। भाई बता रहे ना कि जब तक आप अनिश्चित पढ़ेंगे तो उसमें सी ऐड ही होगा। चलिए इसके बाद ये आ जाओ, सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला देखिए, कोसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स हो जा रहा है। इनका क्या होगा, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस माइनस आपका कोसेक एक्स होगा, प्लस सी ऐड कर लीजिएगा। अब देखो क्या अभी आप बोलिए कि सर अगर मैं बात करना चाहूँ इंटीग्रेशन tan एक्स का समाकलन क्या होगा, tan के बाद sec एक्स का समाकलन क्या होगा, इसके बाद कोसेक एक्स का समाकलन क्या होगा, इनका समाकलन क्या हो सकता है बताइए। तो इनका समाकलन हम लोग कर लेंगे, लेकिन हाँ हम लोग जब पढ़ेंगे अभी समाकलन की पार्ट में हम लोग देखेंगे तो हमारा नॉर्मल मेथड या जनरल मेथड होगा। सेकंड आपका पढ़ना होगा आपको क्या, डिफाइन सॉरी उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। फिर आपका इंटीग्रेशन इंटीग्रल बाय पार्ट होगा, खंडशः समाकलन पढ़ना होगा। लास्ट आपको डिफाइनाइट पढ़ना होगा, ठीक है ना। देखो इनका समाकलन होता है, इनके दो फार्मूले होते हैं, कॉस के पदों में होगा, सेक के पदों में होगा, लॉ के पदों में होगा। इनका भी होगा, इनका भी होगा, लेकिन इनको मैं प्रतिस्थापन विधि से करूंगा, ठीक है ना। तो अभी आप इतना नोट करो, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवा दूंगा आपका, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।